हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यह वीडियो जमानत से संबंधित है। जमानत से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436, 437, 438, 439 में प्रावधानित है। 436 जमानती मामलों में जमानत, 437 अजमानती मामलों में जमानत, 438 अग्रिम जमानत जिसको इंग्लिश में हम एंटी सपेटरी बेल कहते हैं, 439 के अंतर्गत सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को अजमानती मामलों में जमानत देने की विशेष शक्ति वर्णित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जमानत को परिभाषित नहीं किया गया। जमानत की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध को दो भागों में बांटा गया है, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। जमानती अपराध की परिभाषा खंड सेक्शन 2A के अंतर्गत दी गई है। जमानती अपराध वह अपराध है जो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो। अजमानती अपराध से भिन्न कोई अपराध और तत्समय प्रचलित अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत जमानती अपराध बनाया गया हो। तो इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो यह परिभाषा इनडायरेक्ट अजमानती अपराध को भी बता रही है कि अपराध जो जमानती है वो अजमानती नहीं है, जो अजमानती है वो जमानती नहीं है। तो दो ही, जमानती और अजमानती। और तीसरा परिभाषा का जो एलिमेंट्स है वह है तत्समय प्रचलित अन्य किसी दंड विधि। तो इंडियन पेनल कोड के अलावा और भी विधि लागू है, जैसे NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइट्रोफिक सब्सटेंस एक्ट 1985। यदि किसी अभियुक्त के ऊपर NDPS के अंतर्गत अपराध का आरोप लगा हुआ है तो उसके लिए CRPC का जो पहला शेड्यूल है वो नहीं बताएगा। उसके लिए NDPS एक्ट को आपको खोल के देखना पड़ेगा। तो NDPS एक्ट को खोल के देखते हैं तो लिखा है इस संहिता के अंतर्गत किए गए प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। तो अजमानती अपराध हुआ तत्समय प्रचलित विधि। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी अजमानती है। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, NDPS एक्ट की बात हो गई है। तो ऐसे तमाम जो एक्ट्स हैं दंड विधि जो वर्तमान समय में प्रचलित है, यदि अपराध अन्य दंड विधि के अंतर्गत किया गया है तो उस अन्य दंड विधि को खोल के आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञात होगा कि अपराध जमानती है या अजमानती। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शेड्यूल आप खोलेंगे, अन्य दंड विधि के अंतर्गत वो दंड विधि खोलेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अपराध जमानती है या अजमानती है। यदि अपराध जमानती है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र 436 के अंदर प्रस्तुत करेंगे। यदि अपराध अजमानती है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र जमानत का वो 437 के अंतर्गत हम प्रस्तुत करेंगे। जमानत की जो परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में दिया गया है। परिभाषा इस प्रकार है, जमानत कैदी के हाजिरी की वह प्रत्याभूति है जिसके आधार पर अन्वेषण, जांच, विचारण की लंबित अवस्था में रिहा किया जाता है। जमानत के पीछे क्या सिद्धांत है? जमानती मामलों में जमानत एक अधिकार के रूप में मांग की जाएगी। क्यों अधिकार के रूप में मांग की जाएगी? क्योंकि यदि अपराध जमानती है तो जो बेल एप्लीकेशन हम मूव कर रहे हैं 436 के अंतर्गत, तो वहां भी सेंटेंस लिखा हुआ है सेल रिलीज ऑन बेल, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर हम जमानत के रूप की जो मांग कर रहे हैं एज ए मैटर ऑफ राइट करेंगे। अजमानती मामलों में
न्यायालय के विवेक का प्रश्न है। विवेक का प्रश्न इसलिए है क्योंकि 437 में ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, आपका एज ए मैटर ऑफ राइट्स नहीं है, क्योंकि वहां पर मे डिस्क्रिशन ऑन कोर्ट लिखा हुआ है। अजमानती मामलों में जमानत दिया जा सकता है यदि कोई महिला है, यदि कोई बच्चा जो 16 साल से कम है, कोई रोगी है या शिथिलांग व्यक्ति है, इनको हम जमानत पर छोड़ दिए जाने का निर्देश दे सकते हैं। जमानत के पीछे न्यायिक दृष्टिकोण क्या है? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने कहा कि जमानत पर ना छोड़ना विचारण पूर्व दंडित कर देना। यदि आप बेल नहीं दे रहे हैं तो उसका प्री ट्रायल आप कन्विक्शन कर दिए। ट्रायल होगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल हो सकता है। ट्रायल के बाद जो जजमेंट एक्विटल का आ जाए तो ये इसका जो प्री ट्रायल वो जेल में रह गया तो एक कन्विक्शन हो जाएगा। तो उदार दृष्टिकोण रखते हुए कि पहले सब प्री जुडिस मत होइए और आप बेल ग्रांट करिए। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भालचंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शंस, कि जमानत एक सामान्य नियम है, जेल एक अपवाद है। अब हम आ रहे हैं कि किन मामलों में एज ए मैटर ऑफ राइट आप बेल के लिए क्लेम करेंगे। जमानती मामलों में जमानत एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करेंगे 436 के अंदर। 436 यदि अजमानती अपराध से भिन्न कोई अभियुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, हाजिर होता है और वो जमानत देने के लिए तैयार है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल रिलीज ऑन बेल की बात करता है इंग्लिश में। शैल जो मैंडेट कर रहा है उसमें आपका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो एज ए मैटर राइट क्लेम करेगा और कोर्ट को बेल देना पड़ेगा, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम हो रहा है, क्योंकि सेक्शन मैंडेट कर रहा है। केवल अजमानती मामलों में ही बेल डिस्क्रिशन है। जमानती मामलों में बेल अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं तो वो 436 क्लास 2 बेल आपको मिला हुआ जमानती मामलों में, जमानत की शर्तों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, उसी मामले में पुनः न्यायालय के सामने आपको प्रस्तुत कराया जा रहा है, तो इस कंडीशंस में आपको बेल नहीं दिया जाएगा। 436 में 2005 में संशोधन हुआ कि यदि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है और वो जो है श्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो हम उसको बिना प्रतिभूति के भी जमानत पर छोड़ेंगे। इंडिजेंट कैसे हम मानेंगे? वह है यदि वह 1 सप्ताह तक हो गया है और बेल की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है 436 के स्पष्टीकरण के अनुसार। अब हमारे अजमानती मामलों में जमानत की क्या स्थिति है, तो 437 की जो लैंग्वेज है, अजमानती मामले का अभियुक्त पुलिस के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, निरुद्ध किया गया है, न्यायालय के सामने उपस्थित होता है या हाजिर होता है। यदि उसके द्वारा किया गया अपराध जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास नहीं है तो जमानत पर जो है छोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि मृत्युदंड, आजीवन कारावास का आरोप लगा हुआ है तो जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि 437 का जो लैंग्वेज है मे डिस्क्रिशन ऑन कोर्ट, यानी
न्यायालय जो है अपने विवेक का प्रयोग करेगा, और ये जो विवेक होगा वो जुडिशियल डिस्क्रिशन, आर्बिट्री नहीं होगा, जुडिशियल डिस्क्रिशन का प्रयोग करते हुए। यदि उसी अजमानती मामलों में 7 वर्ष से ऊपर मृत्युदंड, आजीवन कारावास की अगर पूर्व दोष सिद्धि हो गया है तो जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अगला, यदि 3 वर्ष से ऊपर किंतु 7 वर्ष से कम के अपराधों में 2 से अधिक अवसरों पर दोष सिद्धि हुआ है तो भी जमानत पर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद है पहला, कि 437 का पहला परंतु ये कहता है यदि कोई 16 वर्ष से कम आयु का बालक है, कोई रोगी है, कोई महिला है, कोई शिथिलांग है, तो जमानत पर छोड़ दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है। अजमानती मामलों में कब जमानत दी जाएगी, इसके लिए 437 का पहला परंतु 16 साल से कम आयु का बालक, कोई महिला, कोई रोगी, कोई शिथिलांग व्यक्ति। 437 का क्लास 2 कहता है अन्वेषण करने के पश्चात यह प्रतीत होता है अपराध किया गया है, लेकिन वह अजमानती अपराध नहीं किया गया है, तो जमानत पर छोड़ा जा सकता है। 437 का क्लास 6 कि साक्ष्य लेने की प्रथम तारीख से यदि 60 दिन के अंदर विचारण कंप्लीट नहीं हुआ तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। वहां भी शेल लिखा है कि छोड़ दिया जाएगा, कि एविडेंस आपने ले लिया फर्स्ट डेट से और 60 डेज के अंतर्गत जो ट्रायल आपको कंप्लीट करना है वो ट्रायल आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो 436 के क्लास 437 के क्लास 6 के अंतर्गत आपको बेल दिया जाएगा। 437 क्लास 7 ट्रायल कंप्लीट हो गया, अभी जजमेंट नहीं आया है और दोषी होना प्रतीत नहीं होता है, तो निर्णय सुनाए जाने से पहले जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो अजमानती मामलों में 437 का पहला परंतु, 437(2), 437(6) और 437 ये कंडीशंस है कि जहां पर अजमानती मामलों में भी न्यायालय जमानत दे सकता है। तो न्यायालय जो है अजमानती मामलों में जमानत देते वक्त किन बिंदुओं पर विचार करती है, इन बिंदुओं को भी देखना आवश्यक होगा। जब हम बेल दे रहे हैं तो अजमानती मामलों में तो ये हमारा डिस्क्रिशन है, लेकिन ये डिस्क्रिशन हमारा जुडिशियल डिस्क्रिशन है, आर्बिट्री नहीं है। हमको ग्राउंड देखना पड़ेगा कि हमारा कौन से ऐसे ग्राउंड्स बन रहे हैं जो अभियुक्त के फेवर में हैं, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जो नहीं बन रहे हैं जिस पर बेल को नहीं दिया चाहिए। तो न्यायालयों ने कुछ फॉलोइंग ग्राउंड्स को निकाला है कि एक न्यायालय जो अजमानती मामलों में जमानत दे रहा है उसको इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। द नेचर ऑफ चार्ज और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कि नेचर क्या है आरोप का, अपराध की गंभीरता क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। यदि गंभीर है, संगीन अपराध है, तो सामान्यतः जो है कोर्ट बेल देने से मना करती है। उसके बाद देखा जाता है कि नेचर ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस, कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से उस अपराध के लिए क्या जो सपोर्टिंग एविडेंस दिए जा रहे हैं, कि इससे ये लग रहा है कि प्राइमा फेसाई इस अपराध में शामिल है। न्याय से भागने का बेल दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कहीं हो कि वो न्याय से पहुंच से बाहर हो जाए, हम उसकी उपस्थिति सुनिश्चित ना करा पाएं। हेल्थ को भी देखेंगे, हेल्थ की कंडीशन क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, एब्सकॉन्डिंग और टेम्परिंग विद द एविडेंस, कि भागने का क्या है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ क्या है, साक्ष्यों को जो डराने धमकाने की क्या स्थिति है, पुनः अपराध करने की क्या स्थिति है,
मोटिव क्या रहा है, इंटेंशंस क्या है, इस पर भी विचार करेंगे। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपुल एंड सोसाइटी, कि यदि हम जमानत इसको दे रहे हैं तो समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो है अगर वो अंदर है तो समाज सुरक्षित है। कहीं वो जेल से बाहर आ गया जमानत पर, पुनः अपराध कर दे, जो उसमें विटनेसेस हैं उनको मार डाले, जो साक्ष्यों हैं उससे छेड़छाड़ करे, कि इन्वेस्टिगेशन में सहयोग ना करे, तो ये कंडीशन को जरूर देखा जाता है। एक चर्चित केस आसाराम का केस आप देखे होंगे। आसाराम के केसेस में टॉप क्लास के एडवोकेट्स बेल के लिए अपेयर हुए और बेल की मांग की है, क्योंकि आसाराम के द्वारा जो किया गया अपराध था वो जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस था। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं करेंगे। तो न्यायालयों ने जो कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ ग्राउंड्स बताए हैं, उन ग्राउंड्स पर जब हमने डिस्कस किया और देखा तो ये मामला बेल के लायक नहीं बन रहा था, तो बेल इन केसेस में नहीं मिला। तो समान सी ये बातें हैं कि हम अजमानती मामलों में एज ए मैटर राइट क्लेम नहीं करते हैं, जमानती मामलों में एज ए मैटर ऑफ राइट्स है, आप बेल मांग कर सकते हैं, सब कुछ सही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज किया गया है तो आपको बेल मिलेगा और बेल कंटिन्यू करेगा। अजमानती मामलों में कंडीशनल बेल भी दी जाते हैं। समानता है जो अजमानती मामलों में कंडीशनल बेल भी हम देते हैं। तो कंडीशनल बेल 437 क्लास 3 के अंदर करते हैं। यदि अपराध भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 के अंतर्गत अपराध किया गया है तो न्यायालय जमानत देते समय शर्त लगाएगी। शर्त ये होगा, पुनः अपराध नहीं करेंगे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साक्ष्यों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, न्यायालय की पहुंच से बाहर नहीं जाएंगे, पुनः अपराध नहीं करेंगे, और जो उसको उचित लगता है वो कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है। यदि इन कंडीशंस को फुलफिल आप नहीं करेंगे तो 439 क्लास 2 के अंतर्गत आपके बेल को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ये बेल मिल रहा है वो परपेचुअल नहीं मिल रहा है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर आपको बेल मिला हुआ है। तो वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका बेल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हमारा तीसरी प्रकार का जो है हम एंटीसिपेटरी बेल कर रहे हैं, जिसको हम अग्रिम जमानत कहते हैं। यह ऐसा बेल है कि जो गिरफ्तारी होने से पहले अभियुक्त प्राप्त कर लेता है। जब किसी अभियुक्त को लगता है कि उसे किसी अजमानती मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको आशंका लगता है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए वह जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों जा सकता है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल देने का जो पावर्स है, जो अधिकारिता है, वह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को। सेशन कोर्ट हाई कोर्ट को कॉन्करेंस पावर है, मतलब कि समान अधिकारिता, समवर्ती अधिकारिता है दोनों न्यायालय को। अब इसको चूज करना है कि वो सेशन कोर्ट में जाना चाहता है या हाई कोर्ट में जाता है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यदि उसने बेल लगाया एंटीसिपेटरी हाई कोर्ट में और वो बेल पेंडिंग है तो वो सेशन कोर्ट में बेल नहीं फाइल कर सकता जब तक उसका बेल का वहाँ डिस्पोजल नहीं होगा, और वो बेल फिर सेशन कोर्ट अगर खारिज कर दिया जाए तो नहीं देखेगी। तो सामान्य नियम यह है कि जो है आपको जो है पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए, उसके बाद आपको अगर बेल वहाँ से एंटीसिपेटरी नहीं मिल रही है तो खारिज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट मूव करें, वो आपके बेटर के लिए है। गिरफ्तारी की आशंका कैसे लगता है कि गिरफ्तारी की आशंका है, कैसे आप उसको मानेंगे कि जो गिरफ्तारी की आशंका हो रही है और ऐसे मामलों में मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। तो इसके लिए
न्यायालयों ने कुछ निकाला हुआ है कि FIR लॉन्च हो गई या जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट 173(8) के अंतर्गत हो गया ऑर्डर कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करें। चार्जशीट फाइल करने के पश्चात CRPC की धारा 204 के अंतर्गत समनिंग ऑर्डर हुआ है, 209 के अंतर्गत कमिटल हुआ है, CRPC की धारा 319 सब क्लास 2 और सब क्लास 3 के अंतर्गत समन हुआ जो को एक्यूज मानकर। तो ऐसे केसेस में आपको जो युक्त आशंका लग रहा है तो आप जो है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं एंटी सेवेटरी बेल के लिए। एंटी सेवेटरी बेल पर गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट के मामले में न्यायालय ने कहा चार्जशीट के बाद एंटी सेवेटरी बेल नहीं मिलेगी। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो एंटी सेवेटरी बेल नहीं मिलेगी। जमानत के प्रार्थना पत्र का अंतिम निपटारा होने तक जो एंट्रीम बेल है, एंट्रीम बेल और एक बेल, तो एंट्रीम बेल भी आता है कि हमने जमानत के लिए एक आवेदन फाइल किया और अभी ये बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है और हम ये चाहते हैं कि बेल पर सुनवाई 15 दिन बाद होगी या 10 दिन बाद होगी, तो उससे पहले हमको कुछ दिन के लिए एंट्रीम बेल दे दिया जाए। तो एंट्रीम बेल के लिए न्यायालयों ने कुछ ग्राउंड्स बताया है कि जैसे कोई परीक्षार्थी है, उसको परीक्षा देना है, उसका डेट आ गया है, टाइम टेबल आ गया है, एडमिट कार्ड्स ले लिया है, तो उस दौरान अगर वो जेल में है तो एंट्रीम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है कि बेल पे ठीक है, सुनवाई जब होगी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हमको एग्ज़ाम देना है, हम एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे और बेल एप्लीकेशन सुनवाई से पहले मुझे एंट्रीम बेल पे छोड़ दिया जाए। पेटी ऑफेंस से छोटे अपराध हों जो तुच्छ प्रकृति के अपराध हैं, स्त्रियों तथा बच्चों तथा वृद्धों के लिए, ऐसे मामले में जिनमें अभियोग तुच्छ या असद्भावनापूर्वक लगाया गया हो, तो ऐसे मामले में हम